नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपसे मशरूम के बारे में चर्चा बहुत पहले कर चुका हूँ। अब जो है हम एक ऐसे मशरूम के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आप शुरुआत कर सकें। लेकिन ये ध्यान दें कि हमें जो भी वीडियो बना रहे हैं उसको आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि जितने स्टेजेस मशरूम के हैं उस सारे स्टेजेस को आपको पता चल जाए। सोइंग टू हार्वेस्टिंग सारे पैकेज आपको पता चले। हर स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप भूसा भिगाएंगे, कैसे आप साइट सिलेक्शन करेंगे, कैसे आप बिजाई करेंगे। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। इसको देखते हुए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है सब्सक्राइब करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। तो ध्यान रखें, आप ये आपके फायदे के लिए ही बनाई जा रही है, ताकि आपको कोरोना काल में बहुत दूर तक भागना ना पड़े। जानकारी लेने के लिए किसी वैज्ञानिक, किसी विज्ञान केंद्र या महाविद्यालय में भागना ना पड़े, आपको घर बैठे जानकारी मिल जाए। इसी कड़ी में हम आप बात करते हैं आज डिंगरी मशरूम। डिंगरी मशरूम और सारे मशरूमों से सबसे आसान है, सबसे आसान है और सबसे अधिक न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है इसी मशरूम में है। बट लोगों के बीच में इसका टेस्ट डेवलप नहीं है। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं मशरूम की खेती की, तो आप ओस्टर मशरूम, डिंगरी मशरूम से ही करें। डिंगरी मशरूम को उगाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है तापमान और आर्द्रता। आप डिंगरी मशरूम की खेती करने के लिए सही समय का, सही महीने का चुनाव करें। क्योंकि हम जहां हैं उसके अनुसार हम तापमान को बता सकते हैं, महीनों में नहीं बता पाएंगे। क्योंकि किसान कुछ पहाड़ी, कुछ प्लेन, कुछ अलग अलग जगह के हैं जहां अलग अलग तापमान रहती है। तो हम तापमान के अनुसार ही आपको हम बताएंगे कि आप किस तापमान में इसकी खेती करें जिससे आपको लाभ प्राप्त हो, आपको नुकसान उठाना ना पड़े। तो डिंगरी मशरूम को उगाने के लिए सबसे पहले हमें तापमान की आवश्यकता हो का समय तापमान ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तापमान जो 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो। 18 से 28 डिग्री का सेंटीग्रेड इस बीच में अगर आपके पास तापमान है, आप जहां रह रहे हैं, तो डिंगरी मशरूम की खेती कर सकते हैं। तापमान के साथ आर्द्रता भी 85 से 90% होना चाहिए। नमी बहुत ही जरूरी है मशरूम के लिए। अगर नमी नहीं है तो आपकी जो मशरूम की प्रारंभिक अवस्थाएं आएंगी तो सूख जाएंगी और मूल मशरूम आपका पूर्ण से विकसित नहीं हो पाएगा। इसीलिए तापमान के साथ आर्द्रता बहुत आवश्यक है। फिर हम बात करेंगे माध्यम का चुनाव। डिंगरी मशरूम उगाने के लिए हमें माध्यम का चुनाव करना बहुत आवश्यक है। हम उस माध्यम का चुनाव करें जो कि हमारे एरिया में आसानी से मिल जाए, कम मूल्य मिल जाए। मशरूम की खेती हम जितने भी एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट हैं, कृषि अवशेष हैं, उसमें हम कर सकते हैं। जैसे हम आपको बताना चाहें, गेहूं का भूसा, धान का पुआल, बाजरा, ज्वार, गन्ने की खोई, सरसों की टुंडी, पेड़ों के पत्ते और सारी जो कि कृषि अवशेष हैं उसमें हम कर सकते हैं। बट हमें ध्यान देना है उस अवशेष का जिस अवशेष में ठोस मात्रा ज्यादा होगी, उसमें उतना ही मशरूम निकलेगा। अगर ठोस मात्रा कम है
उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो देखने में तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसमें उपज कम आएगी। हम आपको समझाना चाहें तो गेहूं का भूसा और धान का पुआल, जो गेहूं के भूसे का अगर 2 किलो का आकार की साइज अगर इतनी आती है और पुआल का आकार इतना आता है, तो हमारे समझ में यही आता है कि ये तो ढेर बड़ा है, इसमें मशरूम क्यों कम उपज रहा है, और ये ढेर छोटा है, इसमें उपज अधिक क्यों है। तो इसका यही मतलब है कि गेहूं के भूसे में जो ठोस मात्रा है वो ज़्यादा है और धान के पुआल में ठोस मात्रा कम है, इसीलिए उपज उसमें कम है। मशरूम उगाने के लिए जो भी हम कृषि व्यवसाय लेंगे, सीजन में, सीजन का मतलब अगर गेहूं का भूसा गेहूं की कटाई के बाद हम स्टोर कर लेते हैं, धान का पुआल धान की कटाई के बाद स्टोर कर लेते हैं, एक तो हमें बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध हो जाता है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है, या हमारे पास घरों में है हमारे पास तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं। तो हमारी लागत कम आती है, प्रारंभिक जो लागत आती है, क्योंकि मेन माध्यम हमारा भूसा ही है, तो इस माध्यम से अपनी हम लागत को कम कर सकते हैं। इसीलिए समय में, सीजन पे हमें उस चीज को मूल्य देके, या आपके पास है तो स्टोर कर लें, इकट्ठा कर लें। फिर माध्यम का आपने चुनाव कर लिया, चुनाव करके आप स्टोर कर लेते हैं, गोदाम में रख लेते हैं। जब सीजन आती है तो उस सीजन में उस माध्यम का उपचार करते हैं। आपको ये भी ध्यान देना है कि जो भी माध्यम हम चुनाव कर रहे हैं, एक तो लगभग 2 से 3 इंच कटा हो, बारिश में भीगा ना हो, वो सड़ा ना हो। अक्सर देखा गया है कि अगर हम स्टोर कर देते हैं तो भी जो नीचे का भाग होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस पैदा हो जाते हैं, जिसको पशु भी नहीं खाता है। उसमें अगर हम मशरूम करते हैं तो मशरूम हमारी उपज नहीं देगी, मशरूम उसमें होगा नहीं और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये ध्यान दें आप कि चुनाव करने से पहले कुछ सावधानियां बरतें, या स्टोर कर लिया तो आप जो है जो नीचे का भाग है उसे इस्तेमाल ना करें। जब हमारा तापमान 18 से 28 के बीच में हो तब हम उस माध्यम का उपचार करते हैं। जो माध्यम हमने चुनाव किया उस माध्यम का हम उपचार करते हैं, और माध्यम का उपचार करने की 2-3 विधि है। उपचार करने का पर्पज यही है कि मशरूम हमारी एक फफूंदी है, फंगस है। वातावरण में बहुत सारे फंगस और बैक्टीरिया हैं और मशरूम भी हमारी एक फफूंदी और फंगस है। अगर उस माध्यम को उपचार नहीं करेंगे तो जो हमारा मशरूम का फंगस है ये बहुत ही सेंसिटिव और नाजुक होता है। वातावरण में जो फंगस है वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो जब हम उपचार नहीं करेंगे तो ये वो जो फंगस है हमारे मशरूम के फफूंदी पे या फंगस पे भारी पड़ जाएंगे। इसीलिए हम उस माध्यम का उपचार करना बहुत आवश्यक है। तो माध्यम का उपचार करने की 2-3 विधि बताया मैं आपको। एक तो गर्म पानी विधि। गर्म पानी विधि से तात्पर्य यह है कि जो भी हम माध्यम लेंगे उस माध्यम को पहले ठंडे पानी में, साफ पानी में भिगाना है। लगभग हम 8 से 10 घंटे तक साफ पानी में भिगाना है। अगर हम आपको बताना चाहें, समझाना चाहें तो कोई ड्रम लें आप, उस ड्रम में लगभग 100 लीटर पानी ले लें। 100 लीटर पानी में जो पानी हो वो भी पानी आपका बहता हुआ पानी हो, रनिंग वाटर हो, साफ सुथरा पानी हो, उसी पानी में उस माध्यम को भिगाना है। साफ पानी में लगभग 100 लीटर पानी में, 100 लीटर पानी में ये आपका 10 किलो के आसपास, 8 से 10 किलो भूसा भीग जाता है। उस पानी में भिगाएं
8 घंटे के बाद उस पानी को निकाल दें। फिर आप 50 लीटर गर्म पानी खौलाएं और खौलते हुए पानी को उस ड्रम में जिसमें भूसा आपने डाल रखा है उसमें उड़ेल दें। 4-5 घंटे तक गर्म पानी के साथ रखें भूसे को, ताकि उसमें जो भी बैक्टीरिया, फंगस, फफूंदी हो उसको मार दें। तत्पश्चात उस माध्यम को, भूसे को निकाल के उस पानी को निथार लें। निथारने के बाद साफ फर्श पे, अगर आपके पास फर्श है, छत है या तिरपाल है, उससे बिछा के सुखाएं। हर 1 घंटे पे हाथ या पैर से उसको चलाते रहें ताकि वो सूखे। उस माध्यम को हम इतना सुखाएं ताकि हाथ से कस के पकड़ने के बाद और दबाने पे पानी न निकले और एहसास हो कि ठंडा है, तो हम समझ लेते हैं कि जो माध्यम है पूर्ण रूप से तैयार हो गया है बीज डालने के लायक। दूसरा हमारा जो उपचार की विधि है वो है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या है, हमें 100 लीटर पानी में 125 ml फार्मलिन और 7 ग्राम बावास्टिन डाल के अच्छी तरह से लकड़ी से घुमाएं ताकि दवा पूर्ण रूप से मिल जाए। उसके बाद उसमें भूसे को डाल दें। भूसे को डाल दें अच्छी तरह से। डालने के बाद उसको इस तरह व्यवस्था बना के रखें या पत्थर से दबा के रखें ताकि हमारा जो भूसा है पूर्ण रूप से पानी में डूबा रहे। फिर ऊपर से ड्रम को पॉलीथीन से अच्छी तरह से बांध दें, या ड्रम के पास ढक्कन है तो ढक्कन से बंद कर दें, ताकि जो हमारी दवा है फार्मलिन, ये फार्मलिन उड़े ना। अगर फार्मलिन उड़ जाएगी तो हमारा माध्यम उपचार नहीं हो पाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि 100 लीटर पानी में 125 ml फार्मलिन और 7 ग्राम बावास्टिन डालेंगे। हम आपको इस मेजर करने का तरीका ही बता दें। किसान के पास नाप तौल के लिए कोई मेजरिंग सिलेंडर नहीं होता है, तो जो भी आप घरों में देखे होंगे कि अक्सर हमारे पास कफ सिरप या किसी टॉनिक की बोतलें होती हैं जो लगभग 100 ml, 200 ml, 150 ml की होती हैं, उससे आप फार्मलिन को मेजर कर सकते हैं। बावास्टिन को मेजर करने का तरीका है, जो माप करने का तरीका है, हमारे घर में जो टी स्पून होता है, चम्मच जिसको हम बोलें, एक तो बहुत बड़ा होता है, एक बहुत छोटा होता है। तो जो बीच का चम्मच हो, अगर 1 चम्मच हम भर के लेते हैं तो ये मान लेते हैं कि लगभग 7 से 10 ग्राम के आसपास वो बावास्टिन होगा। ये मानक है। इस मानक से आप अच्छी तरह से उसको माप कर सकते हैं, क्योंकि इतना कम मेजर करने के लिए लगभग आपके पास मेजरमेंट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। तो इसमें हमें समय गंवाने की जरूरत नहीं है। एक आदर्श मानक मान के इससे हम करेंगे तो हम आराम से जो है इसको आसानी से माप कर सकते हैं। मैंने कहा कि माध्यम को भूसे में, पानी में अच्छी तरह से डिप कर देते हैं, लगभग 12 से 14 घंटे तक रखते हैं। उसके बाद इसको निकालते हैं। निकालने के बाद अच्छी तरह से वही फर्श को अच्छी तरह से धुल के, पॉलीथीन सीट पे या छत को अच्छी तरह धुल के उसे फैलाएं। साफ हाथ और पैर से हर 1-1 घंटे पे उसको उलटते पलटते रहें ताकि वो सूखे। फिर जब वो भूसा हर 1 घंटे के बाद उसको हम हाथ में लेके देखते रहते हैं और दबाते हैं। दबाने के बाद अगर यहाँ से पानी ना निकले या सांस हो ठंडा है तो हम ये मान देते हैं कि माध्यम पूर्ण रूप से तैयार हो गया है बीज डालने के लायक। एक तो हो गया हमारा गर्म पानी विधि, दूसरा हो गया रासायनिक विधि, तीसरा चूने के माध्यम से। चूना
कैल्शियम कार्बोनेट 100 लीटर पानी में 100 ग्राम चूना डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके उसमें भी हम 10 से 12 किलो भूसा डाल के 10 से 12 घंटे तक ले रखते हैं। फिर निकालते हैं, सुखाते हैं, इतना सुखाते हैं कि 60% तक नमी रह जाए। वही मानक 60% नमी का मानक यही है, 60% का मानक यही है कि भूसे को कस के पकड़ने के बाद पानी ना निकले, एहसास हो कि ठंडा है, तो ये मान लेते हैं हम कि 60 से 65% तक उसमें नमी है, तो ये माध्यम पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है बीज डालने के लायक। हम बिजाई दर की बात करें तो बिजाई दर जो 1 कुंटल तैयार माध्यम होता है उसमें 2.5 से 3 किलो बीज डालते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 8 से 10 किलो भूसे की बात कर रहे हैं। उसके लिए लगभग 800 से 1 किलो बीज पर्याप्त है, डिंगरी मशरूम का पर्याप्त है। ये जो है गीला होने के बाद लगभग 10 किलो सूखा भूसा है वो लगभग 20 से 22 किलो में गीला होता है। तो 20 से 22 किलो गीले भूसे के लिए आप 800 से 1 किलो बीज को अच्छी तरह से मिक्स करें। ये तो बिजाई करने की विधि की हम बात करें तो बिजाई करने की जो विधि है 2 तरह की विधि है, एक तो परतदार विधि, दूसरा छिटकवा विधि। परतदार विधि में हम क्या करते हैं कि लगभग 2 इंच से 3 इंच तक पन्नियों में, जो पारदर्शी पन्नी होती है उस पन्नी में भूसे को रखते हैं जो तैयार भूसा है, फिर बीज के कुछ दाने को डालते हैं, फिर भूसा डालते हैं, फिर बीज के दानों को डालते हैं। ऐसे एक 4-5 प्रकार की लेयर बनाते हैं। लेयर बनाने के बाद ऊपर से इसको हम बांध देते हैं। इसमें झाड़ू की सीख से, कोई भी बारीक सीख से इसमें हम सुराख कर देते हैं ताकि इसमें इसको ऑक्सीजन मिलता रहे। ये पूर्ण रूप से बिजाई करके बैग हमारा तैयार हो जाता है। दूसरा है परतदार छिटकवा विधि। छिटकवा विधि में हमें क्या करना है, ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारा माध्यम सुखा रहे हैं फर्श पे, उस फर्श पे जब ये तैयार हो जाता है, 60% नमी हो जाती है, तो इसका एक मेड़ बना लेते हैं। मेड़ बनाने का मतलब यह है कि भूसे को जो हमने फैलाया है, एक तरफ इधर और एक तरफ उधर से एक लंबा मेड़ बना लेते हैं। और मेड़ बनाने के बाद जब मेड़ बन जाती है तो बीज का 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं और उस मेड़ पे एक भाग को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और ढेर को वैसे ही रहने देते हैं। फिर दोबारा बीज डालते हैं, फिर मिक्स करते हैं, ढेर को वैसे ही रहने देते हैं। तीसरी बार बीज को डाल के छोड़ देते हैं और पॉलीथीन की थैलियों में भर देते हैं। पारदर्शी पॉलीथीन की थैलियों में भर देते हैं, ऊपर से स्टपल कर देते हैं या रबड़ लगा देते हैं और बैग के प्रत्येक भागों में झाड़ू के सीख से सुराख बना के, लगभग 10 से 12 सुराख बना के, हमारे पास जो फसल कक्ष है उस फसल कक्ष में हम अच्छी तरह से रख देते हैं। लगभग 10-12 दिन के बाद अगर तापमान उस प्रजाति के अनुरूप है तो 10 से 12 दिन के बाद वो बैग पूरा सफेद हो जाता है। जहां मशरूम का बीज पड़ता है उस मशरूम से थ्रेड्स निकलते हैं, रेशे निकलते हैं और रेशे जो है गेहूं के भूसे को बांधते हुए आगे जाते हैं और एक के ऊपर एक रेशे चढ़ जाते हैं तो पूरा बैग सफेद हो जाता है। जब ये पूरा बैग सफेद हो जाए तो बैग की पन्नी को इस प्रकार काटते हैं ताकि उसकी माइसीलियम जो फफूंदी है वो कटे नहीं और पन्नी बाहर निकल जाए। क्योंकि जो फफूंदी है, जो फंगस है, वो फंगस के रेशे ने पूरा मशरूम जो भूसा है उसको बांध लिया। एक बांधने के बाद एक शेप आ गया, वो शेप, पन्नी का शेप जो है वो शेप आ गया और पन्नी को हटाने के बाद वो शेप वैसा ही रहता है। वो शेप जो है, वो आकार जो है वो बिखरता नहीं है। सफेदी आने के बाद पन्नी को हम निकाल देते हैं। एक दिन के बाद हम साफ पानी का स्प्रे करते हैं। साफ पानी वही पानी
जो बहता हुआ पानी हो, साफ पानी हो, पीने योग्य पानी हो, और पानी डालने का जो तरीका है वो स्प्रेयर मशीन से डालना। स्प्रेयर मशीन से फव्वारे को पतला करना। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक तो हम जब पानी देंगे तो बैग को पूर्ण रूप से पर्याप्त मॉइस्चर नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर पानी की फोर्स ज़्यादा है, मशीन का जो नोजल है उसका फव्वारा पतला नहीं है, तो जो पिंडनुमा संरचना है उस संरचना से क्या होगा, जब उस पानी की चोट पड़ेगी तो वो माइसीलियम को डैमेज करेगा, तोड़ेगा, और गेहूं के पार्टिकल्स जो होते हैं, जो गेहूं के कटिंग है, जो पार्ट है वो गिरने लगेगा, जिससे आपकी उपज भी प्रभावित होगी। और प्रत्येक भाग में पानी नहीं जाने से माइसीलियम जो फफूंदी है वो सूखेगा और हमारा उपज प्रभावित होगा। तो कोशिश यही करें कि आप स्प्रेयर मशीन से फव्वारा को पतला करके आप डेली पानी लगाएं। पानी आप इस प्रकार लगाएं कि फव्वारा पतला हो, ताकि पानी पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब कर ले। जरूरत पड़े दिन में 2 बार तो 2 बार, नहीं तो 1 बार पानी देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर माइसीलियम सूख गया, फफूंदी सूख जाएगी, तो आपको मशरूम की फलक नहीं मिलेगी। पन्नी काटने के बाद आपको 1 दिन के बाद साफ पानी का स्प्रे डेली करना है। लगभग 3 या 4 दिन के बाद मशरूम के छोटे छोटे बड्स निकलेंगे, पिन हेड्स निकलेंगे, और तीसरे चौथे दिन में ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे। तो विकसित हो जाएंगे तो ये जो मशरूम का जो किनारे का भाग होता है वो मुड़ने लगता है, इसको हम घुमा के ऐंठ के तोड़ लेते हैं, हमें खींचते नहीं, ताकि हमारा भूसे का पार्टिकल जो है वो ना आए। ये ध्यान रखें कि जब भी आप मशरूम आपका विकसित हो गया है, मशरूम को तोड़ें, उसके बाद पानी लगाएं। मशरूम के बैग में पानी, मशरूम निकले या न निकले, आपको पानी रोज लगाना है, अन्यथा सफेद उसकी जो फंगस है, जो फफूंदी है, वो सूख जाएगा, हमारा उपज प्रभावित होगा। आप वो मशरूम निकलता रहता है, पानी लगाते रहें, मशरूम तोड़ के पानी लगाएं, डेली लगाएं। पहला मशरूम निकलने से लास्ट मशरूम निकलने का जो अवधि होता है, वो दिन होता है, लगभग 30 से 35 दिन तक वो मशरूम निकलता रहता है। 1 किलो मशरूम में 500 से 700 ग्राम मशरूम निकलता है। तो आप इस विधि से मशरूम, डिंगरी मशरूम की खेती करके आप मशरूम निकाल सकते हैं। इस मशरूम को मार्केट में नीचे का भाग हल्का कटिंग करके पन्नियों में भर के, छिद्रयुक्त पन्नियों में भर के इसको बेच सकते हैं। अन्यथा इसको आप सुखा के भी स्टोर करके बेच सकते हैं। सुखाने की अगर विधि की हम बात करें तो ओस्टर मशरूम की जो सुखाने की विधि है वो धूप में सुखाएं, ड्रायर में सुखाएं, जैसी आपकी व्यवस्था है उसमें सुखाएं। अगर धूप में सुखा रहे हैं तो आप जो है कॉटन की चादर को फैलाइए, उस पर एक एक करके मशरूम रखिए और काले कपड़े की चादर से ढक दें, ताकि उसमें धूल के कण न जाएं, और जब उस पर धूप पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा धूप एब्जॉर्ब करे और आसानी से डिंगरी मशरूम सूख सके। इस विधि से डिंगरी मशरूम की खेती करके आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, अपने स्वस्थ रह सकते हैं। इसके औषधि महत्व भी है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि औषधि महत्व क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करें, इसके जो बचे हुए अवशेष हैं उसको कैसे इस्तेमाल करें अपने खेती के लिए, या पशु के चारे के रूप में कैसे इस्तेमाल करें, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम चाहेंगे, हमें विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियाँ डिंगरी मशरूम के बारे में मिली, जिससे आप अपने खेती इस माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सलूशन और समस्या से अवगत कराया जा सकता है।